हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो लेवल 6 का हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का लेवल 4 एंड 6 का पेपर हो चुका है और उसकी आंसर की भी मात्र 3 दिनों में ही आ गई है और बाकी के लेवल की डेट भी आ चुकी है 12 जून। जो लोग अभी पेपर देने वाले हैं नेक्स्ट लेवल्स का, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि उनको आइडिया लगेगा कि किस किस टाइप का पेपर पूछा गया है। क्योंकि आपने अगर अभी तक नहीं देखा है, आपने अगर इन लेवल के पेपर नहीं दिए हुए हैं तो आपको बहुत कुछ यूट्यूब से या काफ़ी जगह से सुनने को मिला होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। पजल्स वगैरह ये सब पूछी थी और मैथ्स में भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आए थे, या मैथ्स में भी थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं उनको भी एक आइडिया लगेगा कि हम किसकी शिफ्ट कैसी थी, कौन सी टफ थी, कौन सी ईजी थी, जिससे अगर जो लोग बहुत बाउंड्री लाइन पे हैं तो वो अब एक आइडिया ले सकते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है। तो वो सब तो अभी जब हम सारे शिफ्ट सॉल्व कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट का क्या लेवल रहा है। ठीक है। बाकी अगर आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं अभी नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि आपको पता है 1 महीना बचा है और टीसीएस पेपर ले रहा है और टीसीएस एसएससी का पेपर लेता है, तो जो पेपर का लेवल था या जो पैटर्न था वो कुछ वैसा ही था जैसा एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है। तो जो लोग स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और टीसीएस वगैरह के क्वेश्चन नहीं करते हैं, मीन्स एसएससी वगैरह के क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। और मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो अभी रिसेंट में देखो, जैसे कि जो 12th लेवल की पोस्ट है एनटीपीसी में, तो आप सीएचएसएल वगैरह के पेपर सॉल्व कर लो रिसेंट के, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। क्योंकि देखो वैसा ही कुछ लेवल रहने वाला है, क्योंकि अभी जो हमारा एनटीपीसी का जो मेंस हुआ है लेवल 4 एंड 6 है, इसका लेवल 2016 के जैसा तो बिल्कुल नहीं था और ना ही ऐसा था जैसा आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं था। ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में मैं मैथ्स सेक्शन को डिस्कस करने वाला हूँ, बाकी अगर आप कहोगे तो रीजनिंग सेक्शन का भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है। देखो, मैं हमारे वीडियो में जो क्वेश्चन है वो हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज से में अटेम्प्ट करते हैं उनको भी मैं क्वेश्चन आसानी से समझा पाऊँ, उनको आसानी से समझ आ सके। और देखो, हम जो इस वीडियो में आसानी से स्पीड रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रखेंगे क्योंकि, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोगों को मैथ्स अच्छी है वो ऐसा कर सकते हैं कि ये जिन लोगों ने ऑलरेडी पेपर दे लिया है वो थोड़े अपने हिसाब से स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है यूट्यूब में ये सब फीचर है, आप अपने अकॉर्डिंग है आप स्पीड वीडियो की रख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न प्रेक्षणों का बहुलक और माध्य ज्ञात, माध्य का अंतर निकालना है। देखो, माध्य क्या होता है? माध्य हमारा एवरेज ही होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेटा क्या है, आसान है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली इनको सम करके एवरेज निकाल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर कुछ भी 8 या समथिंग ऐसा कुछ मान के कंपैरिजन करके भी एवरेज निकाल सकते थे, पर चूंकि मैंने कहा कि यहाँ पे डेटा आसान है इसलिए मैं नॉर्मली सम करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे जिस चीज़ की जैसे ज़रूरत होगी वैसे ही हम करने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम सम की बात करें तो 12 और 5 17, 17 और 12 कितने हो गए? 29, 29 और 9 हो गए 38, 38 12 हमारे हो गए 50, 50 और 8 58, 58 और 7 हो गए 65, 65 और 6 71 और 71 और 9 80, टोटल ये 80 हो गए सम। और देखो, ये टोटल हमारे ऑब्जर्वेशन है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हमारा जो एवरेज है या माध्य है वो तो कितना निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। और दूसरा हमसे बोल रहा है बहुलक। ठीक है। देखो, बहुलक क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मोड। देखो, बहुलक क्या होता है? जो इस सीरीज में हमारा कोई भी एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है, हमारा मोड होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ 4 की तो 4 तो सिर्फ एक बार ही है, 5 की बात करूँ तो 5 एक और एक दो बार है, 6 की बात करूँ तो 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है। ओके। देखो, 12 की बात करें तो 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, यानी सबसे टाइम जो रिपीट हो रहा है वो क्या है? हमारा 12 है। तो जो हमारा इसका बहुलक है वो भी कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा है उसका हम बहुत प्यार से आंसर निकाल सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस बता दो, तो 12 और 8 का डिफरेंस आप बता ही सकते हो, कितना आ जाएगा? 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ये आसान क्वेश्चन था। ओके। देखो, ये बोल रहा है कि ब्याज की गणना हमने क्या की है? वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की है, यानी सीआई के हिसाब से की है, ईयरली। आगे बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि है, 2 ईयर के बाद इतने रुपए हो जाती है और 3 ईयर के बाद इतने रुपए हो जाती है। तो बोल रहा है कि धनराशि क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमसे ये पूछा है। देखो, हमारा जो हमें अमाउंट दिया है 2 ईयर बाद, 2 ईयर बाद जो हमारा अमाउंट दिया है वो दिया है कितना? 56,180। और 3 ईयर बाद अमाउंट दिया है हमारा, वो दिया है 59,550.80।
देखो आपको पता ही है कि जो सीआई में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ये हमारा 56,180 है, ये 2 साल के बाद हमारा एक तरीके से प्रिंसिपल ही हो गया, इस पर कुछ ब्याज लगा होगा जिससे हमारा ये इतना हो गया 3 साल में अमाउंट। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम 1 साल का सीआई निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 59,550 में से हम माइनस कर देते हैं कितना, 56,180। ठीक है, तो हमारा 1 साल का क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा, वहां से हम रेट निकाल लेंगे आसानी से। देखो ये कितना हो गया, 0, ये तो सेम ही आ जाएगा, ये है 0, 15 से 8 7, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3, और 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 3370 रुपये है ये हमारा ब्याज। ठीक है, देखो अगर यहाँ से हम रेट निकालना चाहें तो रेट क्या आ जाएगी, 3370.80 है, ये पॉइंट हटा देता हूँ मैं, नीचे डबल जीरो आ जाएंगे। ये हमारा ब्याज आया है, और ब्याज कितने पाया है, 56,180 पर 56180, और इसके मैंने 2 पॉइंट हटाए थे, वो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आसानी से रेट निकल के आ जाएगी, ये 0 से 0 गया। ठीक है, अब देखो ये है 5600, और ये हमारा कितना है, 33,708। देखो एक तरीका यहाँ पे है कि आप इस पूरे को सॉल्व करो और इसको काटो कि कितने रेट परसेंट आइए। दूसरा देखो एक तरीका है, आपको पता है कि ये 5600 है और ये 33,000 समथिंग है। देखो ये कब आ सकता है, अगर मैं इसका समथिंग कितना टाइम कर दूँ, 6×5 = 30, तो ये कब आ सकता है, लगभग इसका 6 टाइम होगा, क्योंकि देखो 6 टाइम करेंगे तो 5,000 का तो हो जाएगा कितना, हाँ सॉरी 5,000 का हो जाएगा 30,000। और देखो इसका हम अगर 6 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 3600 तो एक आएगा, और 18×5 = 90, 18×6 = 108, 3708। ओके देखो ये तो हो ही गया पूरा, ये हमारा 33,708 हो गया। ठीक है, देखो हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे भी 8 आ रहा है, तो 6 टाइम जा रहा है। वैसे भी हमने निकाल ही लिया है कि कितना टाइम जा रहा है, 6 टाइम जा रहा है। तो जो हमारी रेट परसेंट है वो 6% आ गई। बाकी आप छोटा करके भी निकाल सकते हो, जैसे आप निकालना चाहो। ठीक है, देखो रेट हमारी 6% आ गई। अब हमें निकालना क्या है, तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या है। देखो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि हम ऑप्शन का यूज करें। ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं, देखो 6% की बात है, तो अगर 2 साल में हम, क्योंकि हमारा जो 2 साल बाद अमाउंट हुआ था वो 56,180 है, अगर 6% होता तो हमारा जो रेट है वो कितनी आती, देखो 12% से ज्यादा आएगी, 12 और 6 से 36, 12.36 आएगी। अगर मैं 12% ही निकाल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसको ऑप्शन से। ठीक है, जैसे कि मैं 52,500 ऑप्शन लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 52,500 का मैं 12% ही निकाल रहा हूँ एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि रेट तो 12% से ज्यादा आएगी। पर अगर मैं इसका 12% भी निकालूं तो कितना आ जाएगा, इसका 12% अगर मैं निकालूं तो देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 12×5 = 60, 6 80 लगी, और 12×6 = 72, और 2 74, और 12×5 = 60, 60 और 4 64। देखो 6,440 ब्याज आ गया, यहाँ पे 52,000 है, 6,000 58,000 समथिंग हो जाता, जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है, 56,180 हो रहा है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, क्योंकि हमने रेट तो पूरी ली नहीं थी, 12% लिए, उससे भी कम लिए, फिर भी हमारा और जो ब्याज है उसको कहीं ज्यादा निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो इतना तो नहीं रहा होगा, इससे कुछ कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा जंक्शन से बाहर। और अब हम ट्राई करते हैं 50,000 को। देखो 45,000 बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, देखो 50,000 का अगर हम 12% लेते हैं तो लगभग कितना आता है, 6,000 आता है ना। ठीक है, और ये कितना है, 56,180 है, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। आप इतने तो आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि देखो इनमें इतना सारा गैप है, यहाँ पे 45,000 है, 48,000 है, और ब्याज है 6,000 से थोड़ा सा ज्यादा, वो 0.36% से एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे आंसर लगा सकते हो कि 50,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको चीजों को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन टफ है तो उसको आप आसान बना सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 50,000 टिक किया हुआ था तो मैंने 50,000 आंसर पे वही ट्राई किया, नहीं, पहले मैंने ऑप्शन पहला ट्राई किया, उससे मैंने एक आइडिया लिया, फिर मैंने उस हिसाब से ऑप्शन किए। ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से हमको और ऑप्शन 50,000 को भी चेक करने की जरूरत तक नहीं थी, क्योंकि हमारा आइडिया लग गया था कि ब्याज है हमारा 6,000 से समथिंग कुछ ज्यादा आ रहा है थोड़ा सा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ABCD क्या है, एक हमारा रेक्टेंगल है, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे है, ये हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B, ये C और ये D। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें बोल रहा है कि जो AB है उसकी वैल्यू 10 है, और जो BC है वो 8 है। आगे बोल रहा है कि O है वो आयत ABCD के 3 भुजाओं AB, BC और CD को स्पर्श करने वाला वृत्त का एक केंद्र है। ठीक है, देखो इसमें एक सर्कल बनाया हुआ है, मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ, जो इन तीनों साइड्स को टच करते हुए बनेगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है, कुछ ऐसे हमें एक सर्कल दिया हुआ है, आगे क्या दिया जिसका ओ सेंटर है, ओबीसी का क्षेत्रफल बताना है, ओबीसी यानी ये, इसको हम इससे मिला देते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं, इसका हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये हमें 10 दिया हुआ था, ये 8 दिया था, ये सर्कल है, दोनों साइड इसकी टच कर रही है, तो अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ ये वाली लेंथ इसको, तो ये क्या है, सर्कल की रेडियस ही है, ये भी क्या है, रेडियस ही है। अब देखो ये हमारी कितनी थी, 8 थी, ये जब रेडियस है और ये भी हाइट ही तो है हमारी, ब्रेथ हो जाएगी इसकी, ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। और अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो भी कितनी होगी ये, क्योंकि ये भी क्या है हमारी रेडियस है, यानी ये भी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वैसे ही हम आसानी से निकाल सकते हैं BCO का जो एरिया क्या होता है, एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का 1/2, बेस कितना हो जाएगा 8 इंटू हाइट, क्योंकि देखो आपको पता है कि ये हमारी सर्कल की क्या होगी, एक तरीके से यहाँ पे टेंजेंट हो गई, इसको टच कर रही है, 90 बनाएगी यहाँ पे, तो 4 हमारी क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। तो ये कितना आ जाएगा, 8 चौके 32/2, 16 हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, यही हमसे पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है 6/2, 6/2 कितना होता है 3, 12 माइनस 3 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 माइनस 7 कितना हो जाएगा 20, और 20 और 6 26। ये आप चीज को वर्बली करना आना चाहिए, ऐसे नहीं आप हर एक स्टेप लिखोगे, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, देखो वैसे भी अगर कंपेरिजन देखा जाए 9 मई की जो शिफ्ट फर्स्ट है और शिफ्ट सेकंड का, तो जो शिफ्ट फर्स्ट है कंपेरेटिवली थोड़ी सी आसान थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस जरूर है। बाकी हम देख लेंगे ऐसा है कि नहीं, क्योंकि देखो ऐसा लोगों ने कहा है, बाकी अब इतना कोई आइडिया तो नहीं है, सब दोनों जब सारी शिफ्ट देख पाएंगे तो ही हमें आइडिया लग पाएगा। बाकी मैंने थोड़ा वर्बली देखा है तो मुझे भी ये चीज़ लगी। ये बोल रहा है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 20% और साधारण ब्याज की समान अवधि के लिए निवेशित धनराशि का ब्याज का अंतर इतना है। ओके, ये बोला है कि 3 साल के CI और SI का हमें जो डिफरेंस दिया हुआ है ये कितना है 448 रुपये है, और रेट दोनों ही केस में कितनी है 20% है। देखो SI के केस में तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी 3 साल की 60% हो जाएगी, यानी ये कितनी हो जाएगी 60% ही हो जाएगा। और अगर हम CI की बात करें तो देखो 3 साल में कितना हो जाएगा, अगर मैं देखो आपको इसके 2-3 तरीके बताऊंगा। अगर हम 2 साल का निकालें तो आपको पता है A+B + AB/100 वाला जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 44 आ जाएगा। फिर दोबारा निकालेंगे हम 44 और 20 का, तो आ जाएगा 44 20, और ये कितना आ जाएगा 44 20/100, ये 5 टाइम चले जाएगा तो ये आ जाएगा 64, तो एक आ गया, और ये आ जाएगा 5 40, 4 40, 5 40 64, और ये कितना आ जाएगा 8। देखो 64 और 8 कितना हो जाएगा 64 और 6 70, 72.8। ठीक है, इनका जो ये भी परसेंटेज में है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमें 448 रुपये दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आ गया 12.8% आ गया, इसकी वैल्यू हमें जो दी हुई है वो 448 रुपये है। और हमसे जो पूछा गया है वो बोल रहा है कि धनराशि बता दो, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। इसका पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 16 से काट लेते हैं, 16 × 128, और देखो ये 0 यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे एक 0 आया था ना। देखो 16 दूनी 32, बचेंगे कितने यहाँ से 12, 128, 16 × 128 0, 8 से वापस इसको काटना है तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 × 24, बचे कितने 4 40 8 45, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500 आ जाएगी। यही हमें निकालना था कि प्रिंसिपल कितना होगा, हो जाएगा 3500 रुपये। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, मैं आपको और तरीका भी बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम क्या कर सकते हैं, देखो सक्सेसिव लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं कई सारे मेथड बताता हूँ इसके, मैं एक आपको मेथड बताता हूँ, नॉर्मली रेशियो मेथड। रेशियो मेथड की बात करें तो देखो ये 20% है, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी हमारा कितना आ गया 5 से 6 आ गया। ठीक है, 5 से 6 आ गया, तो अब देखो ये हमारा एक साल में 5 से 6 है, दोबारा भी 5 से 6 हो जाएगा। CI की बात कर रहे हैं हम, ये भी 5 से 6 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 125 से 216 हो जाएगा। तो ये तो होगा CI की बात। ठीक है, और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, तो देखो ऐसे कर सकते हैं हम, जब ये हमारा 125 हमारा प्रिंसिपल है तो इस पे हमारा
ये कितना हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया, कितना हो गया 75 और 681 10 91 91 यूनिट हो गया। और अगर यहाँ हमारा ये प्रिंसिपल है तो इस पर हम ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो एसआई के रेट से तो सेम ही रहेगा, 3 साल में 60% हो जाएगा। 60% होता है 3/5, 5 से इसको काट लेते हैं 25 टाइम, तो यह आ जाएगा 75। ठीक है, ये भी हमारे ब्याज है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमें दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 75 और 681 और 10 91 16 यूनिट। इस 16 यूनिट की वैल्यू दी गई है 448। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने 16 दूनी 32 12 16 इंटू 128। देखो अब 1 यूनिट की वैल्यू 28 आई है। अब आप सोचोगे कि 100 यूनिट की वैल्यू 2800 आ गई है, लेकिन 2800 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन 2800 की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी हमने हमने यहाँ पे प्रिंसिपल क्या माना है, इसको माना है ना 125, यानी हमें 125 की वैल्यू चाहिए, ना कि 100 की वैल्यू। देखो मैं 100 मान के भी आपको इसको करके बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अगर मैं इससे इसको करूँ तो 28 पंजे कितना जाएंगे 140, 14 से लाएंगे 28 दूनी 56 और 14 56 और 4 60 70 7 हमारी कैरी आ जाएंगे। 28 एकम 28 और 7 35 आ गया ना 3500 रुपये। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और मैं आपको देखो 100 मान के भी बताता हूँ इसको। थोड़ा यहाँ पे हमारे पास जगह कम है, वैसे मैं देख लेता हूँ कि इधर विजिबल हो रहा है ना। हाँ हो रहा है। ठीक है, देखो मान लिया कि हमने प्रिंसिपल हमारा कितना है 100 है। अब जब 100 है तो एसआई के केस में तो क्या हो जाएगा 3 साल का हमारा 60% ही हो जाएगा। लेकिन सीआई के केस में क्या होगा, पहले हमारा इसका बढ़ेगा 20%। तो जब 100 का पहले 20% बढ़ा तो 120 हो गया, फिर वापस इसका 20% बढ़ा तो वापस इसका 20% बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 44 और हो जाएगा 144 हो जाएगा। फिर वापस इसका 20% और बढ़ाना है, तो 20% और बढ़ाने का मतलब है 288 28.8 144 और यह आ जाएगा 172 नहीं ओके ठीक है 172.8 हो गया। ये देखो मैंने अमाउंट लिख दिया यहाँ पे, तो उस हिसाब से देखें तो ये 160 हो जाएगा। तो यहाँ भी ये कितना है, वही 12.8 आ गया। 12.8 की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, ये जो हमारा दिया था 448 दिया हुआ है। देखो ये तो वही कैलकुलेशन हो जाएगी सेम जो हमने पहले वाले में की थी। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। बाकी और जैसे आप इसको करना चाहो तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, ट्री मेथड। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस की जगह पे बता रहा हूँ आपको, ट्री मेथड बता रहा हूँ मैं। आपने ट्री मेथड के बारे में सुना भी होगा। देखो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, लेकिन रेट पता है कितनी है 20%। 20% होता है 1/5। जब 3 साल की कहानी है तो हम 3 पावर में मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है 5 की पावर 3 है, यानी 125 है। ठीक है, ये हमने प्रिंसिपल मान लिया। तो देखो पहले साल में क्या होगा 20% के हिसाब से 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 25 ही होगा। ये तो ये भी 25 होगा और ये भी कितना होगा 25 होगा। ट्री मेथड में क्या होता है, ऐसे इसका ब्याज निकलेगा सेकंड और थर्ड में, फिर इसका ब्याज थर्ड में निकलेगा, ऐसे ब्याज पे ब्याज निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो रेट तो हमारी सेम है 20%, यानी 1/5 करते जाना है। अब देखो हम पहले 25 का कर रहे हैं, 25 का 1/5 कितना आएगा 5 आएगा। ये दूसरे साल में आएगा। अब इसका हम साथ साथ में तीसरे में भी निकाल लेते हैं, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने इसके नीचे एरो लगा लिया, मतलब एक सिंबल लगा लिया, जिससे कि ध्यान रहे कि इसका हम निकाल चुके हैं। अब हम 25 का निकाल रहे हैं, इसका 1/5 यानी इसका 5 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखो इसका निकल चुका, अब इसका बचा ना 5 का निकालेंगे 1/5 तो 1। ओके, अब देखो अगर हम बात करें सी आई और एस आई की, तो ये जो पहली लाइन है ये तो हमारी एस आई की लाइन है, जो कि पहले साल में सेम रहती है। एस आई की बात हो या सी आई की, तो बाकी जो ये हमारा बचता है, ये जो हमारा बचता है यही होता है हमारा सी आई और एस आई का डिफरेंस। तो ये कितना आ गया 5, ये 15 और 1 16। वही देखो 16 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 448, यानी सेम कैलकुलेशन होगी जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे देखो इस वाले सवाल में 16 की वैल्यू वो है, तो वहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल को माना है 5 की पावर 3 यानी 125 की निकालेंगे, तो 3500 आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। ठीक है, देखो दूसरा मैं और तरीका अगर आपको बताना चाहूँ तो 3 साल का आपने एक नॉर्मल तरीका पढ़ा होगा क्या। देखो जैसे कि हम प्रिंसिपल मान रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना मान रहे हैं 5 की पावर 3 माना है ना, 125 मान लिया। देखो क्या होता है, जैसे कि पहले साल में निकाला हमने 120 का 1/5 निकाला, तो कितना आया 25 आया। इस 25 को 25 रहने देते हैं, फिर इसका 1/5 निकालेंगे वापस, तो क्योंकि 20% था यानी 1/5 5, फिर वापस इसका 1/5 1, और फिर क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप याद रख सको तो डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। तो कितना हो गया 75 और 15, 75 और 15 कितने हो गए हमारे 80, 80 और एक कितना हो गया 91 यूनिट। ये हमारा 91 यूनिट हो गया क्या। देखो ये हो गया हमारा सी आई हो गया टोटल, इतना हो गया हमारा 91 यूनिट।
जबकि जो ऐसा ही है वो 125 का नॉर्मली हम 20-20 के हिसाब से 60% निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा 75। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वही 16 यूनिट आ जाएगा, यानी वही सेम कैलकुलेशन बन जाएगी। तो देखो मतलब वो मेरा कहने का मतलब है, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और भी इसके तरीके हो सकते हैं, तो जहाँ जिस चीज़ की जरूरत होती है वो आप कर सकते हो। बाकी मैंने ऐसे ही आपको बता दिए इतने सारे तरीके। बाकी देखो सेम टाइप की कैलकुलेशन रहती है, जो अलग अलग डेटा होता है तो फिर हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि 1/1 प्लस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस टेन थीटा बराबर 4 है। बोल रहा है कि जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, और हमें इसकी वैल्यू बता दो। देखो इसके करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि जो थीटा की वैल्यू हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारी होती है 0, 30, 45, 60, 90 ये सारी वैल्यू होती हैं, ये रख सकते हैं। 90 ये तो खैर शामिल भी नहीं है, ये सब हो सकते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप ये सब पुट करो और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा ठीक है, हमारा थीटा निकल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड वैल्यू पे नहीं हुआ तो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको इसको जो फर्स्ट टाइम है उसी में आप इसको बेसिक से बनाओ ना, जिससे अगर आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बाई चांस अगर स्टैंडर्ड वैल्यू पर क्वेश्चन नहीं हुआ तो। ठीक है, तो हम इसको बेसिक से बनाते हैं। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, तो ये तो 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा, जिसको मैं ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा प्लस जो ये वाली वैल्यू है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। ये हमारा आ गया और ये 4 के इक्वल हमें गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया और 2 से ये 4 भी 2 टाइम कट रहा है, यानी 1 बराबर क्या आ गया 1 माइनस 1 बराबर सॉरी 2 से मल्टीप्लाई ये तो आ जाएगा 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं क्योंकि हमें इसको प्लस बनाना है, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग दे देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/2, और अंडर रूट लेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का रूट 2 हो जाएगा, तो 1/√2 हो गया। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। लंब मतलब इसको हम बोल सकते हैं बेस सॉरी परपेंडिकुलर, और आधार को बोल सकते हैं बेस। तो हमारा हाइपोटेनस या जिसको हम कर्ण कहते हैं वो कितना आ जाएगा, क्योंकि होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी का तो कर्ण स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3। तो हाइपोटेनस हमारा √3 आ गया। अब हमसे जो पूछा है वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है √3 और जो हमारा परपेंडिकुलर है 1 है, इसका स्क्वायर प्लस सेक थीटा। देखो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, ही हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी √3/√2, और उसका स्क्वायर भी करना है। तो मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ आपको, वरना ये बहुत कम टाइम में पेपर सॉल्व हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 देखो ये भी √2 में था तो आ जाएगा 3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9/2 आ जाएगा। ये ऐसा ऑप्शन हमें 4 गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। बोल रहे एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। देखो स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, पहले केस में दूसरे केस में, दोनों में क्या है कांस्टेंट है हमारी। जो चेंज कर रहा है वो स्पीड में कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि जो अपनी चाल है वो 30% की वृद्धि करता है। 30% कितना होता है हमारा 3/10, यानी ये बोल रहा है जो ये स्पीड है 10 से अगर हमारी 13 कर लेता है तो बोले उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। तो देखो जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होगी तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/टाइम, यानी स्पीड का और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो अगर ये स्पीड का टाइम रेशियो है तो टाइम का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 13/10, यानी देखो कितना टाइम कम लग रहा है 3 यूनिट कम टाइम लग रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लग रहा है 15 यूनिट कम टाइम लग रहा है। तो बोल रहा है कि अपनी मूल चाल के चलते हुए वह उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5 आ गई, मूल टाइम कितना ले रहा था 13, 13 की वैल्यू आ गई 5 गुणा 65 मिनट। 65 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा और 5 मिनट। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 245, 175 और 385 का हमें क्या बताना है HCF बताना है, मैसे पे बताना है। HCF का मतलब होता है इन तीनों में कोई ऐसा नंबर होगा
बड़ा से बड़ा, जिससे ये तीनों क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन से क्या करना है। मैं सबसे पहले बड़े ऑप्शन को ट्राई करना है और देखना है कि इससे डिविजिबल है या नहीं। 245 को अगर हम 35 से देखें तो देखो 35 से देखने का मतलब है हम इसका 7 टाइम देखेंगे, 7 टाइम, क्योंकि 8 टाइम हो जाएगा ज्यादा। 7 टाइम देखते हैं तो 210 आता है, और 5 हमने कितना टाइम किया है, 7 टाइम, तो 5 का 7, क्योंकि हमने 30 का 7 टाइम तो 210 हो गया, और 5 का 7 टाइम 35 और हो गया, यानी ये डिविजिबल हो रहा है। और 175 तो आपको पता ही है, 35 गुणा 5 175 होता है। और 385 की अगर हम बात करें, 35 से डिविजिबल है नहीं, तो देखो 35 ढाई के 350 होते हैं, और उसमें 35 और जोड़ दें तो 385 आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया था, हमें सबसे बड़ा से बड़ा नंबर ऐसा निकालना जो डिविजिबल हो। ठीक है, तो वो हमने सबसे बड़ा ट्राई किया और वही हमारा आंसर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया। ये तो हो गया आपको एक हिट एंड ट्रायल का मेथड या बेसिक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे। बाकी देखो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे बचपन में करते थे कि सबके पहले क्या निकालें, आपने फैक्टर करें। ठीक है, तो वो सब तरीके मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब तरीके आजकल उन सब की इतना कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ क्या करना होता है। आप इनका डिफरेंस लो, तीनों का आपस में डिफरेंस लो, और क्या करते हैं हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, क्योंकि तीनों का एचसीएफ ही तो निकालना है। तो क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को पहले लिख दो किसी को बाद में लिख दो। तो मैं 175 को लिख रहा हूँ, फिर 245 को लिख रहा हूँ, और फिर 385 को लिख रहा हूँ। और हम क्या करते हैं, इसका इसमें से डिफरेंस लिया हमने। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 25 तो ये आ गया और 45 ये है, तो 45 और 25 कितना हो गया, 50 20 70 हो गया ये। और इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया तो 4, और 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, देखो कोई ऐसा नंबर ढूंढ लो आप, क्योंकि देखो आसान होगा। वैसे तो आप और चाहो तो बाकी आगे भी डिफरेंस ले सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 70 आएगा। अब कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो या तो 70 हो डायरेक्ट ही, या फिर इसका कोई बड़ा से बड़ा मल्टीपल हो, तो 35 हो जाएगा। तो ये इसका एक प्रोसेस होता है करने का। बाकी आप यहाँ पे भी कर सकते थे, क्योंकि 70 और 140 का ऐसा कौन सा फैक्टर है बड़ा से बड़ा जो डिविजिबल हो जाए, तो 35 था। देख वैसे ही देखने से ही पता चल रहा है। ये बोल रहा है कि ए बी और सी डी एक केंद्र O वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, देखो ये ठीक है, जैसा भी है एक सर्कल है। हमसे क्या बोल रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र O वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एंड देखो यहाँ पे हम टेंजेंट खींच देते हैं, दो जो पैरेलल है। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। दूसरी क्या है, सी डी। यहाँ पे एक और टेंजेंट खींच देते हैं, ये सी हो गया, ये डी हो गया। और ये क्या है, दोनों जो टेंजेंट हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और जिसका सेंटर क्या है, ओ है। आगे हमसे बोल रहा है कि पी और क्यू है वो ए बी और सी डी पर एक पॉइंट है। ए बी और सी डी पे एक पॉइंट इस प्रकार है कि जो पी क्यू है वृत्त को आर पर स्पर्श कर रहा है। ओके, यानी देखो ऐसे कहानी है। यहाँ पे एक और टेंजेंट है तीसरी, यहाँ पे एक पॉइंट है पी और यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, जो वृत्त को टच कर रहा है, इसकी ये वाले पॉइंट पे टच कर रहा है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है आर। आर गिवन है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एंगल पी ओ क्यू बता दो, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। देखो वैसे तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, जब भी दो टेंजेंट हमारी क्या होती है, पैरेलल होती है, और इन दोनों पे ये हम दो ऐसे पॉइंट लेते हैं जो तीसरे जो टेंजेंट खींचते हैं वो यहाँ पे किसी पॉइंट पे टच करती है, तो ये जो सेंटर पर एंगल बनाते हैं ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया अगर आपको डायरेक्ट पता था तो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर हम देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, इसको हम देखो कलर चेंज कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा सेंटर है और ये क्या है, टेंजेंट, तो ये क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं। ओके, देखो और अगर जैसे यहाँ पे इसको मिला देते हैं इस वाले को भी, तो ये भी टेंजेंट है, ये भी 90 का बनाएंगे। यहाँ से जैसे इसको मिला देते हैं तो ये भी कितना 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90-90 के एंगल हो जाएंगे। अब देखो आपने एक और चीज पढ़ी होगी, मैं जैसे आपको यहाँ पे साइड में बताता हूँ, देखो इधर बताता हूँ, यहाँ पे नीचे बताता हूँ। जैसे कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से हम दो टेंजेंट खींच रहे हैं कुछ इस तरीके की, और ये मान लो सर्कल का सेंटर है, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। पढ़ा है कि नहीं आपने, जरूर पढ़ा होगा। देखो वही है, यहाँ पे ये हमारा सेंटर हो गया
और ये क्या है, हमारी दो लाइन है, और जो ये दोनों जो लाइनें हैं ये वाली और ये वाली हमारी क्या होती हैं, बराबर भी होती है। ठीक है, ये टेंजेंट है यहाँ पे इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ऐसे ही देखो, इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो गई, तो जो हमारा, जैसे मैं इसको अगर अल्फा मान लूँ सपोज, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर जैसे मैं यहाँ पे इनको कोई नाम दे दूँ पी क्यू, जैसे इसको मैं एस दे दूँ, इसको मैं टी दे दूँ, तो यहाँ पे हमारा एस बी और ये हमारा पॉइंट था क्यू और टी, ये क्या है, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक है, चतुर्भुज है हमारा, और चतुर्भुज है तो आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज में जो चारों एंगल्स का सम है वो कितना होता है, चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो एंगल, ये वाला 90 है और ये वाला भी 90 है, दो तो 180 हो गए। तो ये वाला एंगल, ये थीटा थीटा और अल्फा अल्फा, ये कितने होंगे, ये हमारे बचे 180 होंगे, यानी थीटा थीटा ये हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, थीटा यहाँ से और यहाँ से अल्फा, ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये हमारा कितना है 90 डिग्री, ये है अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 90 माइनस अल्फा, ये है हमारा थीटा, ये है 90, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। हमसे पूछा है ये दोनों एंगल, ये कितना हो जाएंगे 180 डिग्री माइनस, सॉरी ये थीटा था, तो ये हो जाएगा, ये वाले एंगल की बात करूँ तो 180 डिग्री जो पूछा है, 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा कितना है हमारा 90 है। ठीक है, तो 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर था। बाकी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि दो पैरेलल लाइन होती हैं और इनके यहाँ दोनों, इन पर दो ऐसे पॉइंट जिससे एक हम तीसरी टेंजेंट खींचे जो किसी सर्कल को किसी पॉइंट पर टच कर रही है, तो जो ये तीसरी टेंजेंट है ये हमारा सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, समकोण बनाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि जो 30 संख्याएं हैं इनका एवरेज था 55। आगे बोल रहा है कि जो 15 संख्याएं हैं इनका एवरेज 51 है, और जो 12 संख्याएं हैं उनका एवरेज 56 है। तो बोल रहा है कि आगे 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 30 संख्याओं का एवरेज 55 था, अब आगे क्या कहा गया है कि जो 15 संख्या है उनका एवरेज 51 है। देखो ये 55 था और यहाँ पे 51 है, यानी 4 कम है एवरेज कितनी संख्याओं पर, 15 संख्याओं पर, तो सम कितना कम हो जाएगा, -60 कम हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो ये +1 ज्यादा है, एवरेज कितनी संख्याओं पे ज्यादा है, ये 12 पे, तो सम क्या हो जाएगा +12 ज्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या है, -48 कम है सम -48 कम होने का मतलब क्या है, जो हमारे नंबर निकाले हैं ये -48 कम है। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो टोटल 30 नंबर थे, 15 हमारे यहाँ आ गए, 12 हमारे यहाँ आ गए, कितने हो गए 27 नंबर हो गए। तो जो बचे 3 नंबर है हमारे, वो क्या होगा, उनका जो सम होगा, यानी 55 तो होगा ही, मतलब एवरेज 55 है तो सम कितना होगा 55 गुणा 3 तो होगा ही। उसके साथ ही क्या होगा, जो हमारी 27 संख्याओं का जो ओवरऑल एवरेज, जो हमारा सम है -48 कम है, ये वाला एवरेज भी क्या है इनके पास चले जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी निकाली गई संख्याएं हैं वो इससे कम एवरेज की हैं। तो ये तो जो -48 आया है ये तो इन्हीं के पास जाएगा ना, यानी ओवरऑल इतना आ गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा -48 आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस आने का मतलब ये है कि जो हमने निकाली है संख्या वो एवरेज से भी कम है, ओवरऑल एवरेज से भी क्या है -48, सम में उनमें क्या है कमी है। तो ये -48 कहाँ जाएगा फिर, जो हमारी बची 3 संख्या है वो एवरेज से ज्यादा होंगी, क्योंकि तभी तो ओवरऑल हमारा एवरेज क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ये कितना हो गया, देखो 55 तिया कितने हो गए 150, और तो 1 और 5 और 165 हो गए ना, और 48 ये कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13, 1 4 4 10 और 11, 1 1 और 1 2, ये हो गया हमारा 213। तो हमसे पूछ रहा है कि 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत बता दो, यानी 213 तो हमारा ये है और 68, 74 और है, तो 68 और 74 का सम कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 7 और 6 13 और 138 और 4 142 और हो जाएगा। तो टोटल हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 5 और 4 और 1 5 2 और 1 3, 355 हो गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे एवरेज। देखो टोटल नंबर कितने हो गए, 3 नंबर तो हमारे पहले के थे और 1 नंबर ये हो गया चौथा, और 1 नंबर हो गया, टोटल 5 नंबर है। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 7 35 और 5 1 5, 71 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 गिवन है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:3 है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, एमपी, और क्रय मूल्य सीपी, जिसका रेशियो है 5:3 है। आगे बोले कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 3024 रुपए, तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की दो छूट देता है। देखो 16% की एक छूट देता है, 16% का मतलब हो गया 4%, 1/25 होता है, तो 16% कितना हो जाएगा, 4/25, यानी 25 पे 4 की छूट, 25 से क्या हो जाएगा 21, और दूसरी छूट है 20%, 20% होता है 1/5, 5 से कितना हो जाएगा, एक कम 4, तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये कितना आ जाएगा, 125 से 84। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारा एमपी है, और ये क्या है, हमारा एसपी है। यहाँ पे एमपी हमारा 125 है, जबकि यहाँ पे 5 है। इसका मतलब क्या है, इसको हमें किसने मल्टीप्लाई करना होगा, 25 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल बनाने के लिए, तभी तो हमारा एमपी इक्वल हो पाएगा। इसको जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एमपी है और जो सीपी है इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, 25 तिये 75। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। बोल रहा है कि लाभ या हानि कितनी होगी रुपए में। ठीक है, देखो अगर लाभ या हानि की बात करो तो 75 की चीज हमारी 84 में दे दी, तो कितना यूनिट का लाभ हुआ, 75 10 85, 9 यूनिट का लाभ हुआ है, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमें। लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता चले 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, यानी एसपी दिया है, और एसपी कितना है हमारा 84, यानी 84 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है, 3024, और हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 12 से 84 और 12 दूनी 24, बचे 6 60, 12 पंजे 60, 2 24, 12 दूनी 24, 7 से फिर काट लेंगे इसको, 7 से 21, और 4 42, 7 6 42, 36, तो 36 गुणा 9 की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी हो जाएगी ये, 9 6 की 54, 4 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन में है, बाकी निकाल सकते हैं। 9 6 की 54, 5 आएगा, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 324, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो इक्वेशन दी गई है और पूछ रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। देखो इसके कई सारे तरीके हैं, एक तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से ट्राई करो। ठीक है, देखो ऑप्शन से कैसे ट्राई करोगे, या इससे बढ़िया है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। देखो ये है y² - 4y + y = 0, एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके अगर हम फैक्टर करें, वैसे देखो आपको दिखते ही समझ आ रहा होगा, ये y - 2 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, इसकी वैल्यू 0 है, यानी y - 2 = 0 है। इसका मतलब हो गया y की वैल्यू 2 है। देखो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, बचे ये दो ऑप्शन क्योंकि इनमें y है। यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। ठीक है, y 2 आ गया तो x निकाल सकते हैं आसानी से, पहले वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3x की वैल्यू आ जाएगी 13 - 2 गुणा y कितना है 2, यानी 4, 13 - 4 9, तो 3x की वैल्यू 9 है, तो x कितना आ जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3,2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि लंबवृत्त शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास दिया है, शंकु की ऊंचाई दिया है, और आगे बोल रहा है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत इतने रुपए है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत कितनी होगी। ओके, देखो जो शेप दी गई उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा है, तो एक अर्धगोला है कुछ हमारा ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक शंकु रखा है, एक कौन रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे है। आगे बोला है जो शंकु के आधार की त्रिज्या है और अर्धगोले के आधार की त्रिज्या के बराबर है, यानी दोनों की रेडियस बराबर है। ठीक है, और कितनी है, अर्धगोले का व्यास 12 है, तो रेडियस 6 हो जाएगी। बोले शंकु की ऊंचाई 8 है, तो ये हमारी हाइट 8 दी है, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो जो स्लेंथ हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, वो हमारी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आगे बोला है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपये है। देखो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपये है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत कितनी हो जाएगी, 25/पाई। तो अब हमसे पूछ रहा है 25/पाई रुपए, हमसे पूछ रहा है तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत कितनी होगी। ठीक है, तो उससे पहले हमें निकालना होगा कि इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, क्योंकि कोई भी सरफेस बनेगी किससे, इसके जो कर्व सरफेस एरिया से, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो ये जब अर्धगोला है हमारा, तो 2πr², तो इसका हो जाएगा, अब चूंकि दोनों के r तो सेम ही है, तो स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूं मैं। और जो हमारा शंकु है, शंकु का क्या हो जाएगा, πrl
पाई आर एल। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं 2 पाई, तो पाई है हमारा, आर कितना है हमारा 6, तो इसका आ जाएगा 36 प्लस पाई, तो पाई है और आर हमारा कितना आ जाएगा 6। पाई की वैल्यू रखनी नहीं रखनी है क्योंकि ये बाद में कट जाएगा, आपको पता है 1/पाई है की फॉर्म में है, और ये हो जाएगा 10। तो ये टोटल हमारा कितना आ गया, देखो 36 दूनी 72, तो ये आ गया, और 60 ये आ गया। 72 और 60 कितना होते हैं, 7 और 6 13, यानी 132 पाई आ गए। और हमें निकालना है इतना, ये हमारे एरिया आ गया, तो इसको हमें टोटल जो कॉस्ट निकालनी है तो 25/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 दूनी 50, 5 कैरी आएंगे, 25 के 75 और 5 80, 8, 25 से कम 25 और 8 33, 3300 रुपये आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है। ये बोल रहा है कि 5,000 रुपये की कुल धनराशि में दाने से एक भाग को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर और शेष भाग को 10% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश करता है। देखो 5,000 रुपये इसके पास थे, इसने क्या किया कि एक पार्ट को तो 12% पे निवेश कर दिया और एक पार्ट को 10% पे निवेश कर दिया। इस 12 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10% प्लस 2%। कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। आगे बोल रहे हैं यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज कितना 1,072 रुपए है, तो 12% पर उसे कितना वार्षिक साधारण ब्याज दिया। देखो इसका मैं आपको बेस्ट तरीका, देखो मैंने इसको ब्रेक करके क्यों लिखा, ये बोल रहा है कि 2 साल के बाद 1,072 रुपए ब्याज हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, क्योंकि एसआई के केस में तो नॉर्मल हर साल का सेम होता है, तो ये कितना हो जाएगा 536 रुपये हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये भी 10% पे मैं देता, इसको भी मैं 10% पे देता, तो ओवरऑल क्या होता, 10% ब्याज मिलता। तो 5,000 का हमारा 10% कितना होता, 500 रुपये ही मिलता। लेकिन ब्याज 500 नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है 36 रुपये ज्यादा मिल रहा है। ये 36 रुपये ज्यादा किसकी वजह से मिल रहा है, इसके 2% की वजह से। यानी जो पहले वाले केस में है 2% की वजह से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 36 ज्यादा मिल रहे हैं। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। तो 36 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 गुणा 5 गुणा 10 ऐसे लिख देता हूँ मैं 50 को, क्योंकि आपको पता है 36 पंजे 180 होते हैं, इसके साथ एक 0 और चिपका दिया। तो 1800 रुपये देने पड़ रहे हैं हमको इस वाले केस में, और बाकी बचे हुए दे रहे हैं हम बी वाले केस में। क्लियर है? यहाँ से जेड की वैल्यू बता दो, इसको सॉल्व करना है। देखो 56/14 हो जाएगा 4, 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 4 16, माइनस देखो यहाँ पे 6/3, क्योंकि हम इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे 6/3 कितना आ जाएगा, 2 2 12 से मल्टीप्लाई एन 24 प्लस यहाँ पे 10, देखो ये आ जाएगा 16 और 10 26, 26 माइनस 24 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, जो कि क्या है हमारा जेड है। यही हमसे पूछा था कि जेड की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहे 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग, एक संख्या मान लो x मान ली, ये बोले 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग यानी 1/7 भाग है उस संख्या के आधे, x/2 आधे से 15 कम है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम x निकालना चाहें तो कितना आएगा, x/2 माइनस x/7, एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्टली में 14। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर माइनस हो जाएगा और ये इधर चले जाएगा प्लस। अब यहाँ पे मैंने 14 एलसीएम लिया तो कितना आएगा 7x माइनस 2x, 5x/14 है, इसकी वैल्यू 15 है। 5 से 3 टाइम चले गया तो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ये बोल रहा है कि उस 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। ओके, बोल रहा है कि प्रेक्षण है इनका माध्य 21.25 है। ठीक है, देखो सम करें हम इनका तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 7 31, 31 और 9 40 का 0, 4 कैरी आई, 4 और 2 6, 4 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 130 + 2k। टोटल ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसकी जो हमें वैल्यू दी है वो दी है 21.25। ठीक है, देखो अगर ये 8 से मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 × 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20 असिलाई 2 और 8 एकम 8 और 2 10 असिलाई 1 8 दूनी 16 और 1 17 और पॉइंट कितने के बाद जाएगा 2 का 170, यानी हमारा ये 170 आ गया। यानी 2 के कितना आ जाएगा 170 माइनस 130 40, ये हमारा 20 आ गया है।
ठीक है, तो के की वैल्यू 20 आ गई। अब बोल रहा है कि प्रेक्षण इतने हैं और उसका बहुलक 29 है। देखो बहुलक 29 होने का मतलब है 29 सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। उससे पहले देख लेते हैं कोई और ऐसा नंबर तो नहीं है जो 29 से ज्यादा रिपीट हो रहा हो। तो अगर हम 15 की बात करते हैं तो 1 और 1 2 टाइम है, और जबकि 29 देखो यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम रिपीट हो रहा है और कहीं नहीं है। और 15 हमारा 2 बार हो रहा है, यानी अगर ये बहुलक है, ये मोड है, तो इसको 2 से ज्यादा बार रिपीट होने का पड़ेगा। इसका मतलब है पी क्या है, 29 होना पड़ेगा पी को। क्योंकि देखो बहुलक होता है जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता है उसको बहुलक बोलते हैं। तो बोल रहा है पी माइनस के बता दो, 29 माइनस 20 बताना है, यानी 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है वाई का 2/3 बराबर है जेड का 8/15। यहाँ से वाई रेशो जेड निकाला है, 3 से ये 5 टाइम, 2 से ये 4 टाइम, तो वाई रेशो जेड निकालना है तो ये कितना आ जाएगा 4:5। बोला एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 है। एक शंक्वाकार शेप में हमारा एक तंबू है कुछ इस तरीके का। ठीक है, बोल रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 9 है, ये 9 है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 12 है। तो 9 12 15 का ट्रिपलेट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, आगे बोला है इसको बनाने में प्रयुक्त सामग्री है वो 100 रुपये प्रति जो लागत है 100 रुपये पर पाई मीटर स्क्वायर है। यानी पाई मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दी है, 100 रुपये है। तो 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये 100/पाई आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि आवश्यक सामग्री की कुल लागत निकालनी है। देखो तो कुल लागत निकालने के लिए हमें क्या निकाल लेते हैं, इसका कर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि तभी तो हम कुल निकाल पाएंगे। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई का पाई आर है हमारा 9 और एल है हमारा 15, तो 15 नंबर 135 पाई आ गया। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 135 पाई को मल्टीप्लाई करना है 100/पाई से। तो पाई से तो पाई चले गया और ये कितना आ जाएगा, 135 के साथ 2 0 चिपक जाएंगे तो 13,500 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमसे कहा गया है किसी संख्या का 23.5% है वो 11.75 है, तो संख्या बतानी है। देखो 23.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 47/2% है ना, इसकी वैल्यू तो हमें दी गई है, ये दी है 11.75। इसके भी हम पॉइंट हटा देते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम 1175/100। तो हमसे पूछ रहा है कि संख्या क्या है, 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो हम इसको काटते हैं तो क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है, देखो 100% निकालना है तो क्या हो जाएगा 1175/100, ये तो है ही। यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 47 हमारा यहाँ आ जाएगा। हाँ 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये वाला 100 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करना है सॉल्व। तो देखो 47 से इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 47 से 2 ही टाइम जा पाएगा। ठीक है, तो 47 दूनी कितना हो गया, 80 94, 6 यहाँ से बच गया और 17 यहाँ से बच गया, 17 और 6 23 हो गया, और 5 ये 235। देखो 47 है और 5 आ रहा है, अगर मैं इसका 5 टाइम करूँ तो कितना आता है, देखो 50 होते हैं तो 50 का 5 टाइम 250 होता है, तो इसमें से कितना कम हो जाएगा, 15 कम हो जाएगा, यानी 47 पंजो कितने होते हैं, 235 होते हैं, तो ये आ जाएगा 25। और 2 यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, तो 25 गुणा 2 50 हमारा आंसर हो जाएगा। जो संख्या है वो क्या है, हमारी 50 है। ओके, देखो CISI से काफी सारे क्वेश्चन आ गए, 3-4 क्वेश्चन इसमें, तो इससे आपको एक हिंट मिल सकती है कि जो ये टॉपिक है इनको आप थोड़ा अच्छे से करो CISI को, क्योंकि इससे एक ही शिफ्ट में काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 3-4 क्वेश्चन तो इसी में आ गए। बोले कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% बढ़ जाती है। देखो 10 ईयर में 75% बढ़ जाती है, तो एक ईयर में कितने बढ़ेगी, 7.5%। इसका मतलब है जो हमारी रेट क्या हो गई, 7.5% हो गई, क्योंकि एक ईयर में इतनी बढ़ रही है। तो बोल रहे समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि 6 वर्षों में कितने % बढ़ जाएगी, तो 6 ईयर में कितनी हो जाएगी, 7.5 का 6 गुना, तो 6 7 42, तो ये हो जाएगा, और 0.5 से करेंगे तो 3, ये तो ये कितना आ जाएगा 45%, यानी इतनी हमारी इंक्रीज हो जाएगी ये। ओके, ये बोल रहा है कि 54 किलोमीटर की चाल से 450 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। देखो कोई भी ट्रेन है, अब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस ही चलती है, तो 450 मीटर तो ये हो गया, और जो स्पीड है वो हमारी 54 है km/h, इसको मीटर/सेकंड में बदलते हैं। उसके लिए हम 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 18 से 3 टाइम जा रहा है 54, और 3 पंजे 15, और 15 से ये पूरा कितना कट जाएगा 45, 15 या 45। तो जो टाइम है वो हमारा कितना निकल के आ गया 30 सेकेंड आ गया। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें बहुत आसान है, और ये जो सिंप्लीफिकेशन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही टॉपिक से, और CISI से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। देखो ये है, हम पहले बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो 24/8 कितना हो जाएगा 3, 3 6 की 18, यानी 72 माइनस 4 गुणा, देखो 40 तो ये है ही, ये कितना हो जाएगा हमारा अभी निकाला था ना हमने 24/8, 3 3 6 की 18, और ये कितना है 4 गुणा 4 16 प्लस का 20। इसको सॉल्व करना है। देखो 18 में से 16 गया तो 2, तो 40 है तो 42, तो 42 गुणा 4। ठीक है, तो देखो 72 तो ये हो गया, और 20 ही हो गया प्लस का तो कितना हो गया 92, और माइनस का कितना हो जाएंगे हमारे 42 गुणा 4, यानी 142 गुणा 4 का मतलब है 160 168। ठीक है, तो 168 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 68 और 8 कितने हो जाएंगे 76, माइनस का 76 आ जाएगा। पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है 7:2 था। ठीक है, आगे बोल रखा है, देखो ये जो एज हमें दिया हुआ था ये 5 ईयर पहले दिया था। आगे बोल रखा है 5 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र के आयु का अनुपात 9:4 हो गया। यानी देखो ये 5 ईयर वर्तमान से पहले, ये 5 ईयर बाद में, तो ओवरऑल कितने 10 ईयर की कहानी है। ठीक है, तो देखो ये 10 ईयर की बात है, तो ये 10 ईयर हो गया, ये 10 ईयर हो गया, तो ये कितना आ गया 28, 28 माइनस 18 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो ये आ जाएगा 10 9 90 माइनस 4 40, 90 माइनस 40 50। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 5 निकल के आ गई। हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष बाद पिता उसके, देखो पिता और उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। देखो ये जो 7:2 दिया था ये 5 ईयर पहले का दिया था, तो पहले तो हम निकालेंगे वर्तमान में। तो देखो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, और 5 से ना 5 दूनी 10, ये 5 ईयर पहले की बात है। यानी अगर हम करंट में बात करें तो करंट में 5 ईयर बाद ये 40 का है और ये 15 का है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि कितने कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, देखो ऑप्शन से उठा लेते हैं, मान लो 10 साल लेते हैं तो ये 50 तो हो जाएगा, और 10 साल तो ये 25, कितना हो गया जस्ट डबल हो गया। तो यही हमसे पूछा था कि डबल कब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे है 2 sin y प्लस कॉस वाई, इसकी वैल्यू √5 sin y, और पूछ रहा है 10y बता दो। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे भाग दे देते हैं √5 sin y का। तो देखो ये बचेगा 2/5, और sin y से sin y कट जाएगा, √5 है एक्चुअली ये। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे है cos y बटे sin y हो जाएगा, ये cot y, और ये है 1/√5 बराबर। यहाँ से जब इसी का पूरा भाग दीजिए तो यहाँ से 1 बच गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से cot y आसानी से निकाल सकते हैं ना हम, 1/√5, cot y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2/√5, ये आ जाएगा √5 माइनस 2/√5। हमसे पूछ रहा है कि 10y बता दो। तो देखो cot y यहाँ से क्या है √5 है, √5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। देखो वैसे ही कैंसिल हो रहा है √5 से √5, तो जो हमारा cot y है ये आ गया √5 माइनस 2। और हमसे पूछ रहा है 10y कितना होगा, तो 10y क्या होगा, cot y का जस्ट अपोजिट 10y होता है 1/√5 माइनस 2। इसका रेशुलाइजेशन करेंगे √5 प्लस 2, और यहाँ पे करेंगे √5 प्लस 2। वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस 1 हो रहा है। ठीक है, हो जाएगा √5 प्लस 2, बाकी हमने सॉल्व भी कर लिया, नीचे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बच जाएगा। देखो ऐसा जो ये हमें क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रूट वाले टर्म को एक रूट या क्यूब रूट में उनको एक साइड लिखो, बाकी को दूसरी साइड लिखो। तो यहाँ पे y प्लस 4 ये आ जाएगा, 6 की पावर 1/3 है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका क्यूब करते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब 64 प्लस 3a स्क्वायर यानी y स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्यूब करेंगे तो 6 की पावर 1/3 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y की पावर 3 प्लस के, ये तो 64 हो गए, और ये कितने हो गए 3 और 4 12 y स्क्वायर हो गया, प्लस 16 3 48 y हो गया, इसकी वैल्यू 6 आई है।
देखो y की घात 3 आ गया, 12y² आ गया, क्या क्या आ गया देखो, y की घात 3 आ चुका है और हमारा 12y² आ चुका है और 48y आ चुका है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई देखो, 6 माइनस 64 कर देते हैं यानी -58 है ये, ठीक है। इतनी जो यू वैल्यू है इसकी हमारी कितनी है, -58, और ये है प्लस का 100, तो कितना आ गया, 42 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। बोल रहा है कि 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत के है तो इसकी वैल्यू बता दो। ओके, देखो इनका अगर हम सम करें तो कितना हो गया, 15 और 26, 26 और 5 31 और 41, 41 और 13 कितने हो गए, 41 और 3 44, 10 54, 54 और 5 69, सॉरी 54 और 5 59, 69 79 79 और 6 85 10 95, 95 प्लस के है एवरेज, मतलब 1 2 3 4 5, नहीं ये 95 हो गया। इनका जो एवरेज है, 5 टोटल नंबर है, वो 19 है जो हमें के दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 दूनी 38, 38 और 11 49, 49 का अंडर रूट आ जाएगा 7। बोल रहा है कि एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और एक महिला किसी कार्य को 30 दिनों में पूर्ण कर सकता है। मेल 20 दिन में किसी काम को निपटा देता है और वो मैंने उसी काम को 30 दिन में निपटा देती है, ठीक है। तो अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो 60 हो जाएगा, ये 20 30 60 और 30 दूनी 60। बोल रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 2 पुरुष, एक मेल की इफिशियंसी 3 है तो 2 की हो जाएगी 6, प्लस 3 महिलाएं, एक मेल की जो है वो इफिशियंसी 2 है तो 3 महिलाएं की कितनी हो जाएगी 6, एंड टोटल कितना हो जाएगा 12 काम। 12 काम हो गया हमारा एक दिन में। हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितना टाइम लगेगा, हमें करना है 60 काम, तो इसका 5 टाइम कर देंगे तो 60 काम हो जाएगा जो ये हमें करवाने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या है, हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बता दो। देखो ये बहुत आसान है, अगर आप परसेंटेज की नॉलेज है तो आप सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकाल सकते हो। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/4 25% होता है और ये 66, सबसे जो छोटा है वो आ जाएगा 1/4 लोवेस्ट, और जो मैक्सिमम है या जो हाईएस्ट है वो कितना आ जाएगा, देखो ये 75% होता है 3/4, और 5/8 62, और ये हो जाएगा 4/5 होता है 80%, ठीक है। तो ये है हमारा 4/5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 4 से 4 गया, 1/5, 1/5 की वैल्यू के है यानी कि हमारा 1/5 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 1/1/k, तो ये 1/5 यानी 5 + 4, तो आ जाएगा 5 + 4 इंटू 1/k, तो आ जाएगा 5 - 2, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो 5 + 4 9 और 5 - 2 3, 9 3 27 27। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहे पी क्यू आर इतने 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 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो हम ले लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ये बोल रहे हैं कि पी 40 दिन में किसी काम को कर सकता है, ये 90 दिन में कर सकते हैं और ये 36 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 40 और 9 180, 180 नहीं, 9 चौक 36 360 आएगा ये, 4 9 36, 9 चौक 36 और 36 दाएंगे 360, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया। बोल रहे कि पी कार्य शुरू करता है और क्यू 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है यदि शुरुआत से 8 दिन बाद उनके साथ आर शामिल हो रहा है। तो बोल रहा है कि आर ने कितने दिन तक काम किया है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी ने कार्य किया 7 दिन बाद क्यू शामिल हो रहा है, यानी पी ने 7 दिन तक काम किया है, 7 नाम 63 काम किया है, ठीक है, 7 दिन हो गया। और फिर क्या हो गया, क्यू शामिल हो गया। तो जब 8वें दिन क्या किसने किसने किया है, पी और क्यू दोनों ने मिलकर किया है, कितना किया है, 9 4 13 काम किया है, ठीक है। तो टोटल इतना काम हो चुका है 8 दिन में, 63 और 3 66, 66 और 10 76। तो बचा कितना काम, 360 में से अगर मैं 76 माइनस करूं तो कितना आएगा, जो हमारा रिमेनिंग आ जाएगा, 10 में 6 गया तो 4, और यह आ जाएगा 16 में से 8 8, 284 काम हो गया। अब करेंगे तीनों मिलकर, 8वें दिन 8 दिन के बाद तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों हो जाएंगे 10 और 4 14, 14 और 9 23, ठीक है। तो 23 से भाग देते हैं, 23 एकम 23, बचेंगे कितने 5 ना 54, 23 दूनी 46, बचे कितना 4 और 4 8, तो आ जाएगा 12 सही 8/23।
जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो आर हमारा इतने दिन तक करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पी, देखो इस चीज लाइन का ध्यान रखना, यहाँ पे बोल रहा है कि पी है कार्य शुरू करता है और 7 दिन बाद, 7 दिन बाद का मतलब है 7 दिन तक सिर्फ पी ने किया है, और ये बोल रहा है 8 दिन बाद, इसका मतलब है कि 7 दिन तक तो सिर्फ पी ने किया है, 8वें दिन किसने किसने किया है, पी और क्यू दोनों ने मिलके किया है। ओके, देखो इस सवाल के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ सॉल्व करने के। सबसे पहले तो हम बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहे हैं। 10% का मतलब क्या होता है, देखो 10% होता है 1/10, यानी एम पी से एस पी आ जाएगा हमारा, 1/10 होता है ना, तो 10 से 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे हमें बोल रहा है कि फिर भी क्या हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा है, 12.5% फ्रैक्शन में होता है 1/8। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं किसका, सीपी का और एसपी का, जो कितना हो जाएगा 8 से 9। ठीक है, देखो 9 यहाँ पे एसपी सेम है, एसपी सेम है। आगे बोल रहा है यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता, देखो 8 रुपए की चीज है और वो अंकित मूल्य 10 में बेच रहा है, तो 2 का लाभ कमाता किस पे, 8 यूनिट पे। 2/8 का मतलब है 1/4, और 1/4 का मतलब है 25%। क्योंकि देखो यहाँ पे बोले कि वृत्त की परिधि 308 मीटर है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, पाई है हमारा 22/7, आर हमें नहीं पता है, जो कि होती है 308 मीटर। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहें तो 22 एकम 22, बचे 8, 88, 22 चौके 88, और 2 से 7 टाइम चले जाएगा, तो रेडियस आगे 7 7 49। तो हमसे पूछा गया, इसने बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल बता दो, यानी पाई, पाई होता है 22/7, और आर स्क्वायर यानी 49 गुणा 49। देखो ये कितना आ जाएगा, 7 9 63, 6 और 7 चौका 28 और 6, 28 और 6 होते हैं 34, 343 गुणा 22, तो आ जाएगा 22 के 66, असिलाई 6, 22 चौका 88 और 6 94 9। देखो 4 6 आ रहा है, 4 6 भी 2 में है 9, और 22 36, 36 नहीं सॉरी, 22 66, और कितने हो जाएंगे 9, 66 और 9 75, 7546। बोल रहा है कि 0.17 y इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो y कितना हो जाएगा, 17 5 85, 17 6 के 102, ये तो सिंपल है। बोल रहे गोली कोस की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और कोस की मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी ऐसे है, एक गोला दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे दिया है, इसकी 1 है और इसकी जो बाह्य त्रिज्या है 9 मीटर है, यानी ये 8 होगी। तो पूछ रहे प्रयुक्त धातु का आयतन, यानी देखो ये वाला जो है ये एरिया, इसका हमें आयतन पूछ रहा है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3, तो 4/3 पाई तो सही में रहेगा, आर चेंज हो जाएगा, पहले वाले के लिए आर हो जाएगा 9, 9 का क्यूब 729, माइनस दूसरे वाले के लिए आर कितना हो जाएगा 8, 8 का क्यूब होता है 512। तो सॉल्व कर लेते हैं, पाई हमें 22/7 यूज करना है, तो 4/3 पाई हमारा है 22/7 इंटू 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 7 में से 5 गया तो 2, 7 से काटेंगे, 7 से 21, 7 एकम 7, 22 को 31 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 एकम 22, असिलाई 2, 22 के 66, 66 और 2 68, 682 गुणा 4, और 3 से डिवाइड करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 3 4 6 के 24 और 3 27 और 28/3, रह जाएगा 3 नाम 27, 3 नाम 27, एक बचेगा 9091/3। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये डीआई का क्वेश्चन है, शायद आपको विजिबल नहीं हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। देखो पहले वो देख लेते हैं इसने पूछा क्या है, उसके बाद जूम कर लेंगे। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान प्रतिशत लाभ है, ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान जो एवरेज के निकटतम है। ओके, तो देखो टोटल निकाल लेते हैं हम, उसके निकटतम ढूंढ लेंगे फिर। ठीक है, शायद अब आपको ये ढंग से विजिबल होगा। देखो पहले पूरी पूरी वैल्यूज जोड़ लेते हैं, 40 तो ये हो गया हमारा, और 50 ये, 90 90 और 40 130, 130 और 60 190, 190 और 70 260, 260 और 60, 320, तो ये हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 5 और 5 10 5 15, यानी 300, कितना हो गया 35 रुपये हो गया ये टोटल, 335। टोटल कितने ईयर हैं ये, 1 2 3 4 5 ईयर, 6 ईयर है।
तो 6 × 35 = 3 35। देखो अगर ये 6 होता तो पूरा कितना हो जाता, 56% के आसपास हो जाता। ठीक है, तो पुत्र इसके आसपास वैल्यू कौन सी होगी, यही होगी 155, जो कि कितने हैं 2008 में है। इन 2008 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी ये जितने भी जो 2 शिफ्ट बची है हमारी, उनके वीडियो में आज ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और रीजनिंग सेक्शन के लिए भी आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप देखो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारी पीडीएफ रेगुलर डालता रहता हूँ, बहुत सारा कंटेंट, क्योंकि हर एक कंटेंट के लिए हम यूट्यूब पे नहीं आ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।